शाबाश ये कारोबार शक्ति उस्मा जी मोहम्मद साहब आसिफ साहब मेरे इतने काबिल लोगों के बीच में मुझे बुलाया और ये वैसे हो गया जो मैं सोच के आया था वही मैं अच्छी भाषण लेकिन होता है कि जब 5 स्टार होटल में किसी को बिठाओ और उसके बाद उसकी आदमी को बाहर जाके दुकान पर डाल दो सब भाषण में मैं तो सोच के आया था सैयद खान के भाषण के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भाषण करके कोई बात कह पाऊँ क्योंकि इतना उमदा भाषण के बाद बोलने को कुछ पता नहीं मन की बात करते हैं मन की बात बड़ा फेट है हिंदुस्तान में बात तो मन की बात की शुरुआत करते हैं बुल से जैसे काफा ने कहा आजादी का जेल की आजादी की बातें यकीनन ये जो हिंदुस्तान था जो आज का हिंदुस्तान है वो पूरे हिंदुस्तान तो नहीं था इसमें कोई नहीं हिंदुस्तान क्या था इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है तमाम चीजें आ रही हैं और जिस विषय पे आज इस खतरनाक विषय को बुलाया गया है मीडिया की भूमिका क्या है समाज में बेसिक जो भाव है उसकी समाज में सांप्रदायिक करके मीडिया की भूमिका है क्यों बना सकते अगर इसका उल्टा आप करते कि मीडिया शांत कैसे करता है समाज को शायद बोल नहीं पाता क्योंकि मीडिया शांत करता ही नहीं ये तो आपने विषय रखा है छोड़ समझ के रखा है मीडिया को कि मीडिया कैसे प्यार बढ़ा रहा है मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको क्योंकि मैं खुद मीडिया में हूँ 35 साल बोलते हैं और चूंकि मन की बात कर रही है तो आज सारी मन की बात करती है मैंने कुछ छोटे किस्से बता दूँ मुसलमानों के समाज है बड़ा आराम से कहते जाते भाई ये छोटे पजामे वाले गाड़ी वाले ये टोपी वाले जाली वाले ये मुल्क के हैं उदाहरण लंबे उदाहरण दिए जाते हैं तो उस समय जो वो लोग उदाहरण दे रहे होते हैं तो मैंने एक बार अपने शो में भी कहा है कि ऐसे कितने मुसलमानों को आप जानते हो जो लिखे हुए हो जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ बातें की है फिर वो कहते हैं दुनिया में कहीं कौन होता है तो मुसलमान का नाम क्या होता है आप दुनिया की लिस्ट उठा के देखिए सारे आपको मुसलमान के होते हैं फिर मैंने कहा यार हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं हम लोग हिंदुस्तान की बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान में जितनी आतंकी घटनाएं पिछले 50 साल में हुई हैं उनकी लिस्ट निकालते हैं उसमें आतंकवादियों ने जितनी घटनाएं की हैं जो आतंकी हैं उनकी लिस्ट निकालते हैं और उस लिस्ट में जो आतंकियों के हाथ मरे हैं जो आतंकी हैं उसमें से 90% अगर नक्सलियों के नाम निकलते हैं और नक्सली हिंदू होते तो क्या वो आतंक अलग होता है हिंदू का आतंक अलग होता है और मुसलमान का आतंक अलग होता है ये कब से देश में आते ये सवाल करता है फिर मैं कहता हूँ कि आपने इस देश की आत्मा को समझना कब से शुरू किया यह क्यों हुआ है इस देश के लिए देश सूफी संतों का देश था जो यहाँ पे बड़े से बड़े शायर गायक लेखक दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते थे और मेरी समस्या तो ये है कि मैंने जिस शहर में जन्म लिया उस शहर में मुझे प्यार का पैगाम दिया मैं बदायूं का रहने वाला हूँ और शहीद बदायूं में आपको सुनाऊंगा मैं शहीद बदायूं के शहर से 1997 में मैं जब पत्रकारिता कर रहा था विदेश आना बड़ी बड़ी बात होती है विदेश में आए आसियान देशों में इंडिया फर्स्ट टाइम शामिल हुआ तो बड़ा हंगामा मचा पूरी दुनिया में कि इंडिया भी शामिल हो गया तो तकलीफ आना था कि प्राइम मिनिस्टर ने 7 पत्रकार डाले तो उत्तर प्रदेश में मेरा सिलेक्शन हुआ मैं गया मुझे तो मैडम को कहने जब वो पूरा समुद्र देखता है तो मुझे समझ में आता है कि कितनी छोटी है हम पूरी दुनिया की पत्रकार के शामिल को देखिए कौन ऐसी करने को निरंतर होता था उसमें से मैंने एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार था उसको हिंदी में आती है उसने मुझसे पूछा कहाँ के लोग मैंने बताया कि हिंदुस्तान फिर उत्तर प्रदेश तो उसने पता पूरा डिस्ट्रिक्ट में मतलब बधाई हुई है मैं उसको समझाने की कोशिश करी कैसे कहते बोला शकील बधाई हुई तो मैं शौक मतलब शकील बधाई इतना बड़ा तो मैं कब समझते हैं कि शकील बधाई हुई ऐसा शहर वाला इंसान वो मेरी आत्मा और मैं समझ नहीं पाया कि वो
मुसलमान होकर कैसे रह सकता है कि मन करता हर दर्शन को आज? वो शरीर कैसे रह सकता है मजहब में रहेगा नाच आज? और वो शरीर कैसे रह सकता है मोहे पंकट पर मंडला आज मोरी गोद कर मोके? मुझे उस शरीर ने बताया कि लक्ष्य एक है, वो राम को, वो पैगंबर को, वो मोहम्मद, लक्ष्य है वो भारत। और लक्ष्य से भटकाने के रास्ते कभी शताब्दी और आज भी शताब्दी। फिर मुझे याद आया कि इस मुल्क का इतिहास लिखने वाले सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा वो एक वाली था जिसने लिखा ये बातें आपको मीडिया नहीं बताता मुझे बताएगा तो फिर भाई हमारे अंबानी भाई के चैनल को क्या होगा, वो कैसे चलेगा, ये एक पूरा डिस्कस है। तमाम बातें आती है कि नुपुर शर्मा का जिक्र आया कि नुपुर शर्मा के बयान पे और कुछ बात ये है कि कई लोग जो उड़ाई जाते हैं उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ। मुझे यकीन था कसम हमारा नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे कहाँ आप पेट में कहाँ फंसते हैं वो गोली ना नुपुर शर्मा का बयान था 3-4 दिन टीवी चैनल चिल्ला रहे आप पेट में उस दिन फंसे जिस दिन कान करने की वजह के बाद आपने पत्थर किया। नुपुर शर्मा के बयान का सारा फायदा उस दिन हुआ जिस दिन आपके हाथ में पत्थर काम गया और यकीन मानिए उस गोली मीडिया के टीवी चैनल को आपने भरपूर बढ़ाने मिली जिससे आपके हाथ में पत्थर आ गया। आपको इसी प्लेट पे बिठाया जाता है, आपको चाहते कि आप इसी बीच में आ लेकिन साथ में बताया टीवी चैनल में बुलाए थे कुछ दाढ़ी वाले, कुछ टीके वाले, कुछ पंडित जी, कुछ मौलाना साहब। जब टीवी चैनल लाइव होता तो आपको लगेगा कि कभी तो बंदूक उठा के गोली मार देंगे और जैसे ही कटी की आवाज आती है लाइट लगे रहते हैं पंडित जी आदमी बड़ा शब्द उसको कॉफी पीते 5 मिनट में मौलाना साहब और पंडित जी दोस्त होते हैं। कभी मैं टीवी चैनल पे रहा हूँ मैंने वो देखा है कि मैं आपको बताना चाहता ये दोस्ती लाइट बंद होने के बाद के खेल को आपको समझना है। और जिस दिन एक देश का मुसलमान इस लाइट बंद होने के बाद के खेल को समझ गया बहुत सारी चीजें सामने आ जाती। एक किस्सा मुझे बहुत याद आ रहा है। नीलम वाली की शादी कवाल साहब से हुई और अब वो आई कवाल साहब को बम्बई में आकर के बहुत फिल्म इंडस्ट्री को चालू करने मानते तो उनके पास टाइम था। मीना कुमारी जी का सौतेला बेटा था तो इन लोगों ने अमरोहा में तो कुरान पढ़ा है तो बड़े झिझकते परिवार की नई बहू थी। ये हुआ कि भाई कुरान पढ़ने के लिए बुलाया पड़ोसी को कि दादा बेटा बिगड़ रहा है इसको कुरान पढ़ाना है। देख के आइए कि अमरोहा में कुरान को बहुत कौन अच्छा पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने तलाश किया था कि बहू का हुक्म है बेटे को कुरान पढ़ाएंगे। तब मालूम किया कि पूरे अमरोहा में जो सबसे अच्छा कुरान पढ़ाते हैं वो पंडित हरिनारायण शास्त्री हैं। उस दौर में अमरोहा में सबसे अच्छा कुरान पढ़ाने वाले का नाम पंडित हरिनारायण शास्त्री था। शास्त्री जी को बुलाया गया। बहू मीरा कुमारी ने बड़े अदब से कहा शास्त्री जी बेटे को कुरान पढ़ाना है। शास्त्री जी देखो वो रानी ने कल से आ जाओ। मीना कुमारी ने चाय पिलाई और बैठते बैठते पूछा कि शास्त्री जी कुरान पढ़ाने की फीस कितनी होगी। और जो टाइम शास्त्री जी ने कही वो इस हिंदुस्तान की आत्मा है, वो इस हिंदुस्तान की जिंदगी है और वो ही इस हिंदुस्तान का धर्म है। शास्त्री जी ने कहा बहु ईश्वर का पैगाम पढ़ाने का क्या पैसा जब उर्दू पढ़ाई के लिए और इसी उर्दू में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में एक मुसलमान नौजवान जाता है और कहता है मैं संस्कृत पढ़ूंगा और उसका वो यहाँ की
यहाँ बेचैन यही पूछा है। और आपको इसी खेल को, इसी मन को, इसी बड़ी चीजों को पहचानना है। मैं भी था मीडिया, मैं आया यहाँ पे अखबार शुरू किया, फोन किया। जब शुरू किया तो बड़ी समस्या थी कि भाई लखनऊ में अखबार है, शांत करके अखबार निकालना है। 2015 की बात थी और ये वो कि साल में रहने निकालना मुश्किल काम। तो जैसे भाई बताया कि जिस दिमाग में तब से तो क्लियर था कि भाई सरकार किसकी भी हो, सिस्टम की जो चीजें हैं, जो सच है वो सच लाना है। तो बड़ा सोच के पैकेट में जिस सच है वो नाम भी फोड़ दिया था कि शाम का अखबार तो नाम फोड़ दिया था। अखबार शुरू होते ऐसे लगता है कई लोग पूछते हैं जब 2 महीने हुए तुम कर क्या रहे, कैसे खबर छाप रहे। तो मैंने कहा मेरा जिंदगी का जो भाव मैंने कभी नहीं सीखा है। कभी भी नहीं प्रधानमंत्री जी की बनारस वाला कभी, इसने हिंदू और मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा। जिसने लिखा है तब तक मुझे हरी मिले तो मैं पूछूं बाहर जा से कर ताकि मेरी पीस खाए तब तक मुझे शिक्षण लिखा है। मुझे तो लिखा है आकर जोड़ के मस्जिद ये बनाए तब प्रचार होता है क्या कहना है उसे किसी को उससे समाज के गरीब आदमी का चित्रण किया। और कभी तक मन में देश को समझेंगे आप तो आज तो से बनारस में आने वाले लोग और बनारस में रहने वाले लोग, बनारस से जाने वाले लोग को आज कभी की जरूरत है। तो मैंने कहा अपना फलसफा वही है, कबीला खड़ा बाजार में ये रुपा किया है जो गर्व के अपना चलो हमारे साथ। तो अपना वही है कि जब अखबार शुरू हुआ तुम्हारा जो भाषा में मैंने मन की बात करने का चेक किया, मैंने तुम्हें बताता हूँ आपको इसलिए समझ में आना चाहिए। जब आपने मुझे मीडिया के तरफ पे बात करने के लिए बुलाया तो आपको सरकार और मीडिया का रिश्ता समझ में आना चाहिए। और आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि आप सब इंटेलेक्चुअल लोगों को आपको समझ में आना चाहिए कि खेल क्या हो, सिस्टम कैसे चलता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखबार शुरू हुआ उसके 4 महीने बाद होता है कि नेता के चमचों को बड़े चमचे ना वो पतीले किसी लोगों ने नेता बनना उन्होंने चमचों पर और चमचे मतलब बड़े मतलब आज ये लोग क्या मतलब वो जो बड़े लंबे लंबे छोटे छोटे फल देते हैं ना वो तो साहब वहाँ भी थी उनका कि साहब बहुत कष्ट देख रहे हैं अखबार। फिर एक दिन मैंने बहुत भयंकर स्टोरी छापी। अपने सरकार में मिनिस्टर थे, उन्होंने एक नौजवान को बहुत गंदी गालियां दी। मैं आपको ये सारी बातें नहीं बातें बता रहा हूँ कि आपको सिस्टम समझा। हमारा अखबार सुबह का अखबार है, मतलब शाम का अखबार है। तो हम 12 बजे तक तय करते हैं कि आज पहले लिस्ट में क्या जाना चाहिए। जिस नौजवान को गाली चल दी है, नौजवान ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड कर डर गया क्योंकि गुंडा के बड़े माफिया मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसने यहाँ के पत्रकारों को भेजा कि यदि गालियां दी मेरे को यहाँ में मिल रहा है। सुबह उठा तो कोई खास खबर नहीं थी। मैंने एक लड़के ने गाली दी मिनिस्टर ने, वो देखते गाली आई तो मैंने अपनी टीम मेरे अंदर ये कि मेरी फोन पे अपनी टीम बैठी है, मतलब मेरे अंदर ये कुछ फैमिली ऐसे सब लोग बैठे, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा काम करते हैं यार, हेड लगाई करके मंत्री ने नौजवान को गाली दी। फिर मुझे लगा कि देखिए पेपर में संपादक का काम होता है कि पहले पेज की हेडिंग भी कोई लगे जो आपको पसंद आए। जैसे वो मुल्ला और पंडित की लड़ाई होती है ना, ऐसी हम लोगों के सामने होती है हेडिंग ऐसे लड़ाई और पढ़े। तो हमने कहा ये हेडिंग लगाएंगे, मंत्री ने पंडित को गाली दी तो ये तो सब देते रहते हैं, मंत्री को गाली गाली। हमने एक नया प्रयोग करते हैं, गालियां समझे कुछ। और कभी कभी इतिहास जो याद करता है फोन के पुरानी जैसी, तो वो आपको बताना चाहता हूँ। हमने तो देश के स्पेसिफिक गाली छापी, अखबार गया मार्केट में 4 बजे। एक बहुत बड़े अखबार के संपादक थे हम लोग के दूर से, उनका फोन आया तो ये तुमने गाली छापी ना काबू हो गया क्या? मैंने कहा एजुकेशन मिनिस्टर ने उसने गाली बकी, हमने देश के संकेत करके छाप दी। वो आज पूरा अखबार खत्म कर दिया अपना, ऐसे छापते कल को ब्लू फिफ्टी छाप। तो मैंने कहा ये मिनिस्टर का ना वो राजू मैं थोड़ा डिप्रेशन में बैठे। आधे घंटे बाद जिसने हमारे अखबार की एजेंसी रखी थी आपको वो है, मैंने 5000 कॉपी और भी चेक की। मैंने क्या ऊपर सारा अखबार किया, मैंने 10,000 कॉपी छपवाई। 4:30 या 5 बजे दिल्ली के एक बड़े चैनल में आदि शो में से रिकॉर्डिंग आनी, देश के हर टीवी चैनल पे चल रहा था कि देखिए अपने मंत्री कैसे काम
और मेरी वेबसाइट पे 3,56,000 एक वर्ग गया है, जो उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है। आज से पहले और आज के बाद तो नहीं कह सकता, लेकिन आज तक किसी एक वर्ग पे हमने इस तरह की तमाम गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे। अब आप लोग को अंदाजा नहीं कोई खनन मंत्री करता क्या है। हम उसके पोजीशन पे खनन बहुत हो रहा था। एक दिन बड़ी सिफारिश करके उसके नेताजी ने जो अब बीजेपी नाम है, तब वो गायत्री के राइट हैंड मैन थे, कोई किसी नाम उनके चमचे की सिफारिश करके मेरे ऑफिस में आए। बोले देखिए साहब, कोई लखनऊ का कोई अखबार नहीं छापता, आप छापते हैं। तो मैं मंत्री को बुला के बता देना, फोर्टियन निकला इसलिए कि जो नहीं छापते वो हम छापते हैं। फिर उन्होंने एक रजिस्टर दिखाया। अब नाम में ठीक नहीं है, लेकिन आप सब लोग पढ़े तो आपको जागरूक होना चाहिए। मीडिया सारे बड़े अखबार और चैनलों के आगे लिखा था 10 लाख 15 लाख। उन्हें मंत्री जी ने कहा कि 20 लाख नहीं, उनके साथ शुक्रिया तो छापे थोड़े बात होते हैं। एक कोई जिला खनन का आप देखिए, खनन आप कर रहे हैं। मैं कहा भाई साहब हमारे खानदान में किसी ने खुदाई वहाँ कर, लेकिन बाद में पता चला दिल्ली के बहुत बड़े मीडिया हाउस के संपादक के चमचों का खनन हो रहा। मीडिया अब चेहरा है केवल व्यापार करने का, बड़े उद्योगपतियों का चेहरा है नफरत फैलाने का। मीडिया अब सिंबल है सत्ता को हथियाने का, और मीडिया अब सिंबल है देश के हुक्मरानों के झूठे साफ करने का। ये ठीक है। अब आता हूं मैं आपको असली बात समझाने कि मीडिया यहां तक क्यों पहुंचा। वो बड़े शक्कर विद्यार्थी जिनकी कलम से क्रांति हो जाती थी, ऐसे पत्रकार कहा जाए। हुआ ये कि देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने समझा कि अब युग बदल गया है। अब पेट्रोल पंप और डीजल के पंप और बाकी चीजें कर लिया, मीडिया जवाब एक माहौल बनता है। तो हमारे अंबानी भैया को लगा कि तेल तो बहुत निकालना है, जनता का तेल निकालना। तो उन्होंने बड़े बड़े चैनल नेटवर्क एटीन सीएनबीसी हमारे सारे खरीद लिया। आपको पता ही नहीं होगा कि कब आप क्या चीज खरीद जाते हैं। फिर चैनल जब शुरू हो गए, बड़े बड़े समूह को कर लिया, तो सरकार ने कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन हेडलाइंस क्या होगी कि हम दे रहे हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जैसा मुल्क जहां के 80% आबादी को 2 वक्त की रोटी के लिए, राशन के लिए सरकार को पैसे मुहैया कराने पड़ रहे हैं, उस मुल्क में सिर्फ एक साल में 1000 करोड़ रुपए टीवी चैनलों और अखबारों को दिया गया, जिससे उनको भागी। कोरोना काल में जिस तरह लाशों के ढेर थे, जिस तरह लोग घर से निकलते थे, मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पे हमको तय किया कि खाना हमारे पैकेट बांटने हैं, 45 से मैंने पैकेट बांटे। सो भी मेरा फोटोग्राफर बैठा हुआ है यहाँ पे, वेल था, प्रतिबंध था। आप किसी बड़े अखबार को आपको उठा के देखिए, वहाँ पे खबर नहीं मिलेगी, फोटो मिलेगी। सुमित ने मुझसे पूछा क्या करना है, मैंने कहा जो अच्छे वो फोटो शाम में। सुमित मेरी टीम जानती बरवा नाम के समय वो निकल गए मेरी जगह से। सुमित ने जाके कोई लाशों की कॉम्बिनेशन फोटो शाम में, और सुमित के फोटो फिर वो बीबीसी के लिए, अल जजीरा के लिए, दुनिया की सारी जगह पे फोटो नीचे पे वो सुमित ने चला। डॉक्टर सुशील उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जापान का बड़ा नाम होते हैं। उन्होंने कहीं से मेरा नंबर ढूंढा, मुझे फोन किया कोविड काल के बाद, और फोटो में उन्होंने कहा कि जापान के नेशनल चैनल में से मेरी फोटो में दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअल अखबार है जो कोरोना की रिपोर्टिंग करता है। तो क्या हम हिंदुस्तान की बदनाम करना चाहते थे? हम करेंगे। कोरोना किसी सरकार का हाथ नहीं, योगी खुद ही कोरोना नहीं, दुनिया की बीमारी। हमें सोच से ये थी कि आप अपनी इस बदनामी को छुपाने के लिए कितनी लाशें बन गई, आप गंगा में लाशें फेंकवा दे रहे हैं, हमें सबसे इतिहास जो लाशें गंगा में फेंकवा गई वो पंडित संजय शर्मा की गुजरी और मौलाना मुफ्ती साहब की लाशों का कोई ध्यान नहीं। और फिर जब हमने लाशें छापी तो क्या उसके बाद के कई सारे किस्से हुए। मैंने देखा कि अभी भी गंगा के किनारे लाशें बताई जा रही, और जिस समय इलाहाबाद में प्रयागराज में लाशें उफल रही थी, हमने
हुई शादी, तो इस समय अपने आप को देश का सबसे बड़ा अखबार कहने वाला दैनिक जागरण उसने फ्रंट पेज पे छापा कि ये तो परंपरा है, राशि ऐसी आती रहती है। हमने छापा, इस बार छापा कि इस साल क्यों नहीं है, इस साल राशि की घूमने से क्यों नहीं जा रहा। अब आप ये समझिए, सबसे बड़ा विज्ञापन, सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन दैनिक जागरण। अब आप इस पत्रकारिता के इंसान को समझिए और फायदा समझिए। सरकार बने हुए 6 साल पहले हुए योगी जी की आत्मा के के बहुत बड़े अफसर थे। अब मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री को पता होगा नहीं होगा, मैं कहना चमचे ज्यादा फूकते हैं, प्रतिदिन मोबाइल ज्यादा आता है, चमचे अफसर ज्यादा फूकते हैं, मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होता है कि चमचे अपनी निष्ठा दिखाते हैं। और मुझे बुलाया, मैं समझ गया मुझे क्यों बुलाया गया है। ये बात आज तक कई बार पब्लिक फोरम में गया, उसकी मन की बात है, घोषणा भाई ने मौका दिया और ये बात मुझे पता है कि पूरे देश में जाएगी कि क्षमता जानता हूँ। जब मेरा यूट्यूब बंद हुआ तो मैंने इतनी क्षमता देखी कि एक के बाद एक दिल्ली के मिनिस्टर ने कहा पूरा देश में कर मुझे बुलाया और अफसर ने दोस्त, मुझे पता था वो फ्राइडे मुझसे कहा कि सरकार मुझसे बहुत नाराज है। मैं तुमसे क्यों नाराज है? बोले नाराज है कि तुम अखिलेश के आदमी। मैं मुस्कुराया, बेटे आदमी हो, मैंने पता नहीं सरकार अखिलेश जी के आदमी, अखिलेश जी आपके मैंने कहा मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे यहाँ ऑफिस में घर पे आया तो गुंडा तो आएगी, लेकिन मुझे पता था, मैंने फोटो दिखाया कि देखिए ये प्रदेश के सबसे ताकतवर आदमी सुनील बंसल जी ने वो भी मेरे घर पे आए, कांग्रेस से निकल के आते हैं, आपकी सरकार के गठन के अटेंडेंस कराते हैं। मेरे यहाँ मुस्लिम लीग का भी स्वागत है, मेरे संघीय प्रचार का भी स्वागत है, मेरे शरीफ आदमी का भी स्वागत है, मेरे माफिया का भी स्वागत है, मेरे नौकर शत्रु के मैं पत्रकार हूँ, मुझे समाज में हर व्यक्ति की बात। तो आपको इसमें अपने को फायदे हैं, तो मैंने कहा मुझसे आप शपथ पत्र ले लीजिए और आज इस प्रतिष्ठित फोरम पे मैं अपनी बात दावे के साथ आपको कहना चाह रहा हूँ। किसी बड़े अखबार में समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिस पर मैंने देखा उसका आधा नहीं हुआ तो मैं कल से पता चला और मैंने खिलाफ नहीं लिखा, मैंने सच लिखा, खिलाफ में किसी की नहीं। बड़े बड़े लोग कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल निष्पक्ष नहीं। मेरे बेटे कहां बैठे हैं निष्पक्ष नहीं, मैं निष्पक्ष हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं सच का पक्ष हूं। तो निष्पक्ष होगा तो सच झूठ का पक्ष करेंगे, मैं सच का पक्ष करूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि वो संजय पूरे संसार चलाने में कितना पैसा खर्च होगा, मैं मुझसे कहा गया कि हर साल तुम्हें इसमें 1 करोड़ का जाके देते हैं। शर्त पहले देश पे सरकार के खिलाफ लड़ना और अंदर अपनी शासन शामिल है। मैंने कहा पूरा जो पेज नंबर 7 है वो विपक्ष के लिए आरक्षित है। समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार में जितने बड़े आगे शासन सकते हैं, अगर इतनी बड़ी बीजेपी ना छकी हो तो मैं आपको आपका जो लड़ने मैं किसी पार्टी का मुख पत्र नहीं निकालता, मैं ना समाजवादी पार्टी निकालता हूँ, ना मैं 5 जन निकालता हूँ, ना अखबार निकालता। फिर मैंने कहा भाई साहब आप गए समझे, अमर झारखंड जैसे 5 पीढ़ी लगती तब अखबार बनवाया, तब तो अखबार बहुत कम टाइम होता, मेरा अखबार 3 साल पुराना। आपको मुझसे बात करनी पड़ता है कि सरकार नाराज है, मुख्यमंत्री नाराज है, आप नाराज है, तो सवाल तो साल में जो काम करवाया उन्होंने 3 साल में कर दिया, तो आपका पैसा मुबारक। मैंने उससे कहा कि जब सभा की सरकार में थी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मेरे दफ्तर में आते थे, 8 बजे समोसा लाते थे, एक खबर देते थे और मैं खबर को छाप कर अखबार पढ़ने का काम नहीं है। अखबार का काम हमेशा सत्ता की चाकरी में अखबार अगर आप निकाले आप पत्रकार हैं तो आपको सत्ता की कमी एक लाइन क्या कहते हैं सरकार के ये विपक्ष याद भी है। मैं मोदी जी को शुक्रिया कहूंगा, मोदी जी ने देश में कुछ और किया नहीं किया, ये सच साफ देना है कि मीडिया बिकता है, बिकता कांग्रेस के टाइम पैसे कांग्रेस के टाइम, लेकिन इतना विश्वास दिया उन्होंने, इतना चुनाव में खड़ा करा दिया कि अब सोशल मीडिया पे बता दीजिए पत्रकारों पूछना है कौन सी पार्टी है, वो गालियां जो कभी सोच नहीं रखते वो गालियां नहीं हो सकते, लेकिन थैंक यू। अब आप महत्वपूर्ण बात सुनिए और ये समझने की कोशिश करिए, जब आदमी सच कहता है तो क्या होता है। मैं मना करके आया, उसके छठे डेले इंस्पेक्टर मेरे दफ्तर पे आता है और एक आदेश करता है
दिखाता है कि आपके खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच की। मैंने कहा भाई आर्थिक अपराध नहीं हो सकती है पुलिस को जांच। किसी भी जो अंग्रेजों के टाइम में किसी आवाज को बंद करने की कोशिश होती थी, उस आवाज को बंद करने की कोशिशें आज के दौर में की है। डर छोटी कोशिश का है। जैसे साहब ने कहा कि हम छोटा सा दिया जला रहे हैं। एक किस्सा है, भगवान राम श्रीलंका पे जा रहे थे, रावण की उसमें जा रहे थे, तो समुद्र पे पुल बना था। बहुत बहुत प्यारा किस्सा है। समुद्र पे पुल बना था, एक छोटी सी चींटी रेत का टुकड़ा लेके जाते तो लोगों ने मजाक उड़ाया चींटी का कि इतना बड़ा आलिशान पुल बन रहा है, तो छोटी सी रेत का टुकड़ा लेके जा रही है, तो क्या होगा? इससे पुल बन जाएगा। उस चींटी ने कहा कि इससे पुल बने न बने इतिहास लिखा जाएगा कि मैंने इस पुल को बनाने में आपने कहा कि जिस दिन इस पुल का इतिहास लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा कि जो भेड़ें जो लेंगी उसके आप नहीं आए। वो फिर तमाम यादनाओं के दौर की 6 फैक्टोपट्टी बनाई गई, 18 जो जांच की गई, एक चीज की वीडियो मिली, हिंदी मिली, मेरे ऑफिस पे दोबारा हमला किया गया। जो राज्य स्तर के मानता प्राप्त पत्रकार होते हैं, उस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। वो भी जो पिछले विधानसभा अध्यक्ष थे वो मुझे वोट करने आए थे, मतलब मेरे कमेटी वोट करने आए थे। मकान बनते ही मान्यता खत्म कर दी गई। इस सरकारी मकान का 100 पुलिस वाले लेके मकान खाली कराए गए, 2 बार हमले कराए गए। और जिन दिन अखबारों में जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, उनको करोड़ों रुपए दिया गया, हर साल दिया गया। प्राचीन जो लखनऊ का सबसे चर्चित सबसे प्रसिद्ध अखबार है उसको 5 साल में 50,000 उसका भी दे रहे। क्योंकि नीयत ये है कि हमारे साथ का जो 10 करोड़ साल में और ज्यादा, लेकिन हमारे खिलाफ बोलते तो अब क्या होगा इस दौर में समस्या ये खड़ी होती है कि जब औद्योगिक घराने आ गए हैं, आप उनके थमने भी अब खैर नहीं आतंकवाद की, मस्जिद में निकलेगी आतंकवाद की आवाज, कब्र टूटेगी और कब्र खोद के निकालेगी, चैनल की भाषा। कितना शर्मनाक एंकर उसके ट्वीट पर लगेगा कि चीजें किसी आतंकवादी की ट्वीट नहीं। अब एक्सेप्ट में आपकी जिम्मेदारी क्या है इस विषय पर? सरकार एक चैनल को हजार करोड़ रुपए देती है, मालिक का मतलब नहीं है। आप गाली बकते हैं ना, और कश्यप को रूका या और इनको ये बेचारे बोले हैं। यदि छिपी जमीन रिपोर्ट है, बड़ा भागो रिपोर्ट है, गए एक दिन गायों के लखनऊ के अंदर गायों की लाशें ऐसी फेंकी जा रही थी आपके रोड में, जान की जो हम डाके रिपोर्ट लेकर आए। मैं क्या करता, मैं कहता बहुत चीप को लोग 1000 रुपये नाम चुप हो जाओ और मैं लोग पुत्री कार्यालय में फोन करता, देखिए मैं तो लाइफ रिपोर्ट आई है, शाम तक मेरे ऑफिस में 50,000 रुपये आ जाएंगे। और चीफ इसकी ऐसे दे दीजिए बेचारे रिपोर्ट है, उसको जो संपादक है जो मालिक है इसके जब नाम ना वही होगी। तो आप जिन चैनल के एंकर को गाली दे रहे हैं वो चेहरा है, उनके पीछे बैठे 40 रुपए वालों को मंत्री नहीं है कि तुम्हें गाली देना है। अमित एकदम चेहरा है, उसकी नौकरी तभी तक चल रही है वो जो जानवरों की तरह बैठ के चीख रहा है, लोगों को गाली दे रहा है। उसकी नौकरी उसी दिन तक है, जिसको रमेश होने की कोशिश कर रहा है उसको निकाल दिया जाए। इस देश में बड़े बड़े औद्योगिक घराने मीडिया का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे नाम मीडिया देखिए, सारा खेल अब सोशल मीडिया का है। सारा तंत्र इस बात का है कि किसको ज्यादा पढ़ा जा रहा है, किसको ज्यादा सुना जा रहा है। मैंने अपने चैनल पे 1.5 साल से मेहनत करनी शुरू करी। मेरी टीम बहुत बहादुर है, 3 लड़के बैठे हैं, मेरी ये वो टीम है जिनको मतलब मुझे लगता भी है कि मेरे जैसे, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल बंदूक की घेर वाला है, कब क्या हम बढ़ जाए, लेकिन ये बहादुर लड़के हैं, मुझे लगता है देर को जॉब ये टीम परिवार की तरह काम करती है चैनल पे। मैं सोच नहीं सकता था जब रिपोर्ट निकली अभी परसों निकाली मेरी टीम ने 135 मुल्कों में देखा था। अब आपको मैं बता दूं कि मेरे पास
मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूँ कि मुझे डर नहीं लगता, और मैं जिंदगी इतनी बिंदास और इतनी मस्त से जीता हूँ कि समाज के कई सारे नियम और कायदे टूटते हैं तो तथा कहते लोगों ने बनाए, मैं उन नियमों को तोड़ के जीता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो आपको वो देखना चाहिए, नाटक नहीं करना चाहिए। मैं भी एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरे अंदर एक है मेरे आप जो हो वो इस तरह बेरोज होकर बोल देंगे। तो मैंने उससे काफी मुझसे एक सवाल आया कि तुम्हें डर लगता है, अभी तो बात है भाषण में ऐसा नहीं, मन की बात कर रहा हूँ तो आज मुझे मुझे लग रहा है कि आपको बताओ डर मेरी आस्थाएं हैं, और मेरी आस्थाएं मुझे बताती हैं कि इस दुनिया में अगर हुकूमत चलती है तो सिर्फ एक ही चलती है। तो मैं 97 में पहली बार अजमेर शरीफ गया और वहाँ की दरगाह शरीफ को लेकर मेरे इतने अच्छे लोग हुए कि ख्वाजा ने 97 से आज 2022 तक ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल में मैं जाता। और मुझे बड़े मुशर्रफ साहब का जिक्र किया, मुझे याद आया कि जब वो पाकिस्तान से चल रहे थे तो पूछा गया कि क्या चाहते हो आप, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा ख्वाजा क्या जानना चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। वो प्रोग्राम था कि आगरा में आएंगे, आगरा के बाद वो ख्वाजा क्या जाएंगे। आगरा में वाजपेयी जी के साथ बात इतनी बिगड़ गई कि वो वहीं से उनको पाकिस्तान जाना पड़ा और कहा कि अटैक ख्वाजा इसको बुला लेते। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, हर किस्म की अलग अलग रास्ता है, मेरी रास्ता है। मैंने फेसबुक पर भी लिखा कि मैं अपना सिर्फ वहां झुकाता हूँ जो बड़े से बड़े तक उतार से झुकाते हैं। मैं किसी मुख्यमंत्री और किसी मुख्यमंत्री के पति और किसी मुख्यमंत्री के चमचे का सिर्फ झुकाने नहीं जाता। मैं रिकॉर्डेड से ऐलान भी करते रहूँ कि मुख्यमंत्री उनके चमचे उनके चमचों की चमचों कभी से झुकाने नहीं जाता, क्योंकि मुझे यकीन है, एक ताकत पे यकीन है। मुझसे एक फ्रेंड ने कमेंट किया कि तुम वहां जाते हो आगे कभी पुष्कर जी का मंदिर वहां भी चल जाएगा। मैं कहा भाई साहब आपको रोका है किसी ने, आप जाएंगे ना। फिर उन सज्जन ने मुझसे कहा कि आप जो हो कैसे ब्राह्मण हो कैसे लग जाते हैं। मैंने कहा कौन से ऋग्वेद में और कौन से यजुर्वेद में लिखा है कि ऐसी जगह नहीं जा सकता, और ऐसी जगह का मतलब क्या है। फिर वो आया कि देखिए मोहम्मद साहब ने ये किया। मैंने कहा पंडित जी हनुमान चालीसा याद है, सुनाओ। उन्होंने किताब निकाल दी, मुझे ना देखे हनुमान चालीसा याद नहीं है। मुझे कितने वेद हो गए अटक गए। मैं कहा पंडित जी मोहम्मद साहब के बारे में पता पढ़ना, पहले अपने वेद को हनुमान चालीसा पढ़ सकते। तुम्हें अपनी ना मतलब नहीं है, दूसरे के धर्म में काटा जाती करने की जरूरत है। तो पहले तो अपने धर्म का ज्ञान कर लो, तब तुम दूसरे के विषय में बात करना। लेकिन उससे टीआरपी चैनल नहीं रहेगी, जब तक आप दूसरे के धर्म पे कमेंट नहीं करेंगे तब तक मान। मैंने उनसे कहा पंडित जी जब अजमेर में जाता हूँ तो मुझे अपने हनुमान जी नजर आते हैं लखनऊ वाले, और जब मैं हनुमान मंदिर में दर्शन करते आता हूँ तो मुझे ख्वाजा नजर आते हैं। मुझे दोनों जगह कैसी है, मैं नियमित पूजा करता हूँ, नियमित हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मेरे लिए राम का भाई में कोई फर्क नहीं। जब मैं जो मुस्लिम धर्म की जानकारी उनकी पति साहब बैठे जॉइंट सेक्रेटरी रहे, बहुत अच्छे अफसर रहे हैं, मैं इनसे पूछता था कि मुस्लिम धर्म में क्या क्या चीजें हैं, दरवाजे छोड़े रहते हैं, आप भीड़ कब से कर रहे हैं। फिर बड़ा मौजूद सवाल, इसके लिए साथ साथ इशारा किया ये चीजें हो क्यों नहीं। अब आप कल्पना करें 45 साल का बेरोजगारी का सबसे उच्चतम स्तर है इस समय। अगर ये टीवी चैनल पर बोलते सच तो देश में क्रांति हो जाए, क्योंकि आप लगभग श्रीलंका के कगार पे खड़े हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपकी जीडीपी डूब चुकी है। और क्यों डूबी है वो भी बता। पत्रकार ट्रंप ने शेयर दे दिया 3 दिन पहले, उसने बताया कि 100 रुपए का 150 रुपए का ऊपर हमारा चलता है, वो 250 रुपए। मैं भाई 250 रुपए सेब खा रहा, इसमें क्या अंतर है। 250 रुपए का सेब मेरे हाथ में आया तो छोटी चीज जमीन थी तो उनका अड़ा ये पैसा यहाँ है। और आपकी जिम्मेदारी क्या है सर। मैंने भी कहा कि अगर अंबानी का चैनल, और मैं आप सबका तवज्जो चाहता हूं सर भाई, बड़ी गंभीर बात है, अगर अंबानी जी का चैनल बैठ के देश को बंटवारा करना चाहता है, इस देश में हिंदू मुसलमान के फसाद खड़ा करना चाहता है, अगर राम और रहीम को अलग करना चाहता है, और अल्लाह और भगवान में लड़ाई करना चाहता है, तो एक छोटी सी कोशिश आप भी करें। ऐलान कर दीजिए कि हम कल से जियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मेरा दावा है एक दिन भी उसके बाद हमारे चैनल पे हिंदू मुसलमान
नहीं चलेगी। ये धंधे करते हैं। पंजाब के किसानों का इन्होंने किसान आतंकवादी का अपना टावर उखाड़ दिया, इसके बाद नहीं कहा। आप सोशल मीडिया पे लिखिए, जिस दिन दैनिक जागरण लिखने की परंपरा करती है उस दिन आप 30 करोड़ लोग ज्यादा है। अपील करके सोशल साइट पे अगर तुम हमारे बीच में बंटवारा करोगे, अगर हमारे बीच में नफरत करोगे तो हमारी कम्युनिटी का कोई भी आदमी बच्चे देने का नहीं करेगा। हम वही अखबार खरीदेंगे जो सच दिखाएगा और हम वही अखबार पढ़ेंगे जो सच दिखाएगा और हम उसी अखबार को सपोर्ट करेंगे। आप अपनी पीढ़ी को शिक्षित करिए। सोशल मीडिया हथियार है आपके हाथ में, उनके थंबनेल टेक करिए और कहिए ये पत्रकारिता नहीं होती, हम तुम्हारा चैनल देखना बंद करेंगे। तो जब 30 करोड़ बंद करेंगे तो उनके यहाँ विज्ञापन बंद हो जाएंगे। तो आप इस चीज को कहिए कि हम उसी की बात करेंगे जो इस मुल्क को मजबूत करने की बात करेगा, हम ताज भाई की बात करेंगे जो इस मुल्क में प्यार की बात करेगा, हम उस शख्स की बात करेंगे जो इस मुल्क में मोहब्बत का अर्थ बढ़ाएगा, हम उन नफरत करने वालों की बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात की है कि इधर भी सिलसिले उधर भी सिलसिले। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक मुरादाबाद का एक फोटो वायरल हुआ, उसमें वंदे मातरम गाया जाता है, 3-4 नाराज बैठी हुई मत पाइए। कोई मैं धार्मिक मुद्दों को कभी नहीं, मेरठ का मैं कभी धार्मिक मुद्दे नहीं बोलता, हर एक धार्मिक विचार है, लेकिन आप खड़े जाएंगे इसमें तो कोई नहीं मानता, कोई बचाव आपको नहीं करेगा। तो इधर भी है और उधर भी। हम कहते हैं अपने वालों को सुनाएंगे और आप लोग अपने वालों को सुनाएंगे। जो लोग दाढ़ी में बैठ के टीवी चैनल पर जाके कहते हैं उनको अपमानित करिए, कहिए कि तुम टीवी चैनल पर बैठ के ज्ञान बाकी मंदिर पे एक फुब्बारा शिव योगी दिखा, शिव के बारे में अपशब्द दिए, वो उतना ही खराब है जितना लूटो ने किया। इस देश की बहुसंख्यक आबादी का भी सम्मान करिए और उससे भी सम्मान कीजिए और समझिए देश को किस मुकाम पे ले जाया जाएगा। देश बर्बादी के बर्बादी पहुंचा दिया, जीडीपी चली गई, नौकरी नहीं है, खाने पीने की चीजें 1000 गुना महंगी हो गई। मेरे मित्र हैं व्यापारी, पक्के पार्टी के समर्थक थे। मैंने पूछा भाई क्या हाल है तेरे, मुंह लटका हुआ था, बोले भाई धंधा तो बर्बाद। मैंने कही तुम ही सरकार लाए थे तो जोश है, बोले मुल्ले टाइप। मैंने कहा भाई कौन सा वाला मुल्ला है टाइप हुआ यार, मुझे बता देना, बड़े लोगों से नौकरी बोला वो अब्दुल पेंशन के 50 रुपए से 100 रुपए कर चुका और ये जो 10 करोड़ की बेरोजगारी है उसमें उनके 20 लाख भी नहीं है, 9 करोड़ 80 लाख तुम ही हो। तो टाइम पीरियड तुम हो रहे हो, मुल्ले नहीं हो रहे, मुल्लों का लेकिन मीडिया की बात आपको नहीं होता है। मीडिया कभी नहीं बताएगा कि हमारे परम आदरणीय मोदी जी के आने के बाद इस देश में नीति का कारोबार कई गुना बढ़ गया और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि जो बीच के सबसे बड़े कारोबारी हैं वो सबके सब हिंदू हैं और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि यहाँ अखलाक को मार दिया जाता है के मास में और गोवा में तीसरी पार्टियां और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि हमारे गृह मंत्री किरण रिजिजू ने कहा आई लाइक और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में गाय काटने के लिए प्रतिबंध नहीं है। आप जिन मुद्दों की बात करते हैं, आप गाय को मां मत बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, कुरान शरीफ पढ़ी है, मेरे बच्चे साहब ने बताया था कि कुरान शरीफ की जगह है कि गाय का दूध अमृत है और गाय का मांस जहर है। मुझे आज तक कोई मुसलमान नहीं कहता गाय का, आज तक नहीं। तो तुम क्यों नहीं कहते भैया संसद में एक विधेयक ले आओ और जिसमें साबित कर दो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो गाय काटेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी या ये फांसा की सजा दी जाएगी। आप नहीं ला सकते क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में आपको गाय को काटना पसंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध पसंद नहीं। तो इस चीज को मीडिया कभी नहीं बताएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इन चीजों को बचाएं। और एक चीज और मन में रखिए, तो बहुत बढ़िया बात ये याद रखें, इन्हीं का कसूर नहीं है। इस मुल्क में जिन्होंने हुकूमत करी उन्होंने कभी कुछ
इश्यूज हैं, जो मुसलमान पढ़ लेता है वो मती साहब बन जाता है, वो राशिद बन जाता है, वो आसिफ बन जाता है। इन्हें चाहिए, हुकूमतों को चाहिए तो केवल 8वां पास, क्योंकि पत्थर जब उछालते रहेंगे तो मती साहब नहीं उछालेंगे। और यह संजय शर्मा का बच्चा उठाया था, संजय शर्मा का बच्चा तो बीसीसीआई का चेयरमैन, जैसे अमित शाह जी बोल रहे हैं। तो इस चीज को समझिए कि हुकूमतें हमेशा आपका इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो हो चाहे ये हो। लेकिन अगर आप लोग जागरूक करेंगे, आप लोग करेंगे। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे एक चैनल की बात होती है कि एनडीटीवी बड़ा ईमानदार चैनल है, एनडीटीवी अच्छी बात करता है, तो आपकी ड्यूटी है कि फिर आप एनडीटीवी को प्रमोट करें। नाम मैंने इसलिए दिया कि आप हर उस आवाज को प्रमोट करें जो आवाज सच की आवाज है, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, किसी तीसरी की, ये आपकी ड्यूटी है। मुझे मैंने एक दिन अपना नंबर दिया और आज मैं आपको बताऊं, जो मैं बात अधूरी रही, मुझे ताकत कहां से आती है। एक शख्स का फोन आया, मैं रिकॉर्डिंग गाना स्टार्ट कर भूल गया। उसका फोन आया कि मैं सादर सराय हो रहा हूं, बोला कि मैं मदीना में नौकरी करता हूं और कहा कि मैं मदीना में नौकरी करता हूं, आपका चैनल देखता हूं और आपके चैनल को देखकर काबा मेरी ड्यूटी है, काबा में दुआ करता हूं कि आप सुरक्षित रहें, आप अच्छे रहें और हम सब काबा में ड्यूटी करते हैं। चंद्र उसने मुझसे अकाउंट नंबर दिया, काबा से उसने मदीना से उसने मुझे 5000 रुपए भेजे। इस हुकूमत के 5 करोड़ से ज्यादा कीमती थे, 5 जिसकी दुआएं एक अनजान आदमी मदीना में कर रहा है, केदारनाथ में बाबा भोले के घर में कर रहा है, उसको ये लोग क्या बिगाड़े हुए बना कि ये तो खुद बहुत कर चुका है। जब सारा ताकत पे छोड़ दो, जब खुद पे भरोसा करना शुरू करो और कह दो कि हे ईश्वर हे खुदा, मैं नेक काम कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि समाज में एक पत्थर उछले, मैं नहीं चाहता कि इस समाज में कोई किसी को गाली दे, मैं गांधी के देश को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रहमान के देश को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए कोई कितना भी शरीर में आपका बाल भी लागा नहीं सकता, क्योंकि जो होता है मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही गलती बात तो बहुत शुक्रिया। हम लोग दोस्तों का रहेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और मुझे यकीन है कि आपने इतना सुंदर प्रोग्राम मैंने साथ में किया। मैं इसलिए दिल से जितने शब्द होंगे मुझे कमी होगी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना मुझे बोल रहेगा मन की बात। मैं एक्चुअली जब आप बोलते ना यूट्यूब पे तो फिर उसमें से आधा ड्रामा होता है। ड्रामा मतलब मैं तो नहीं करता, लोग क्या करते हैं मुझे कहते हैं यार तुम भी कुछ मुझे तीन की तरीके कहते हैं, मैं आके बैठ जाऊँगा सर मुंह के आगे जैकेट पहन के आगे, तो मैं कहता हूँ जो ओरिजिनल हो ना, तो ये तीनों टीम वाले सर आप ऐसे बड़े बड़े उनको देखिए उनके क्लिप। मैं कहता हूँ जो संवाद आप एक आम आदमी से करते हैं, जो आप एक आम आदमी में सहज कर करते हैं, उसका कुछ सार नहीं होता। आम आदमी बने रहिए, सारा आम आपके से जुड़ जाएगा। अंबानी वाले उनके भी छोड़ दीजिए, बहुत देर इनके भी कहने वाले, क्योंकि ये कोई मुल्क है जो बड़े से बड़े तक ताश चले गए, आज उनकी कब्र पे दिया जाने वाला कोई नहीं था। आवाजें जिंदा रहती हैं, आवाज बनने की कोशिश करें समाज के प्यार और भाईचारा हमेशा। बहुत शुक्रिया।